गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 विज्ञान में आज हम अभ्यास करेंगे अध्याय 9 बल तथा गति के नियम की बातें करेंगे। अब बल की बातें करेंगे, गति के 3 नियम हैं उसकी बातें करने वाले हैं। तो हमारा आज का पहला सवाल है, बल की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। बल की अवधारणा, तो देखते हैं बल की अवधारणा कहाँ पर है। यहाँ पर तो दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। इसी प्रयास को हम बल कहते हैं। सामान्य भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है तथा हम कहते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना पड़ता है, धकेलना पड़ता है या ठोकर लगाना पड़ता है। तो खींचने, धकेलने या ठोकर लगाने की इसी क्रिया को कहते हैं बल की अवधारणा। और वास्तव में बल को न तो किसी ने देखा है और न तो किसी ने चखा है, न तो किसी ने महसूस किया है। हालांकि बल का प्रभाव हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है, ये हम बल की इसके आधार पर हम बल की व्याख्या भी कर सकते हैं। तो वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने के लिए की युक्तियां हैं। हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उसमें गति होती है। ये हो गई बल की अवधारणा। तो बल की अवधारणा हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं। कहाँ से कहाँ तक लिखना है पता चल गया होगा। आगे हमारे पास दूसरा सवाल है, संतुलित बल और असंतुलित बल की बात करेंगे। संतुलित बल और असंतुलित बल, ये हमारा सवाल रहा दूसरा। संतुलित बल और असंतुलित बल 2 नंबर का सवाल है, समझाइए। तो संतुलित बल और असंतुलित बल को समझने के लिए हमें ये चित्र पहले देखना पड़ेगा। यह जो लकड़ी का ब्लॉक है, यह एक्स सिरा है और ये वाई सिरा है। यहाँ से एक्स सिरे की ओर खींचेंगे तो इस तरफ गति करेगा, वाई सिरे की ओर खींचेंगे तो इस तरफ गति करेगा। ये हमें थोड़ा चित्र से पहले समझ लेना है। अब शुरू करते हैं संतुलित और असंतुलित बल। कि लकड़ी का एक पिंड समतल मेज पर रखा था और चित्र में हमने दिखाया कि 2 धागे एक्स और वाई पिंड के विपरीत सिरों से जुड़े हैं। अगर हम किसी बल द्वारा धागे एक्स को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी ओर खिसकना शुरू होता है, और हम अगर धागे वाई को खींचते हैं तो पिंड बाईं ओर खिसकना शुरू करता है, दाहिनी ओर और बाहिनी ओर खिसकना शुरू करता है। ये सामान्य बात हो गई। लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करेगा। तो इस तरह के बलों को कहेंगे संतुलित बल। ठीक है। तथा यह गति की अवस्था को परिवर्तित, संतुलित बल जो है वह गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकता। अब उसके उल्टा देखेंगे, असंतुलित बल, जिसमें भिन्न परिमाण के 2 विपरीत बल लेंगे। विपरीत बल पिंड को खींचते हैं तो इस अवस्था में क्या होता है, पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं हैं और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। इससे यह पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला यह असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। तीसरा सवाल हमारा है कि घर्षण बल किसे कहते हैं, विस्तार से समझाइए। बहुत बड़ा सवाल है ये घर्षण बल की बात। उसके पहले हम इसका चित्र देख लेते हैं। देखिए, ये जो चित्र है घर्षण बल को समझाने के लिए बताया गया है। चित्र ए है, बी है और सी है। इसे ध्यान से देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि इस चित्र में नीचे की तरफ देखिए, ये घर्षण बल इस तरफ लग रहा है और बच्चे इस तरफ धक्का दे रहे हैं।
लेकिन ये बॉक्स जो है वह गति नहीं कर रहा है। इसमें भी वही परिस्थिति है, जबकि इसमें देखिए कि बॉक्स इस दिशा में गति कर रहा है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम इस घर्षण बल का प्रश्न देखते हैं कि जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता है, क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। हमने चित्र में देखा घर्षण बल जो है वह विपरीत दिशा में काम कर रहा है, इस दिशा में, और धक्का इस दिशा में बच्चे लगा रहे हैं। तो यह घर्षण बल जो विपरीत दिशा में काम कर रहा है, यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है, अर्थात बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदरी सतह के बीच। यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है और इसी कारण से बक्सा नहीं खिसकता। दूसरे चित्र में हमने देखा कि बच्चे बक्से को ज़ोर से धकेलते हैं, लेकिन बक्सा फिर भी नहीं खिसकता। ऐसा इसलिए क्योंकि घर्षण बल अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। अगर बच्चे बक्से को ज़्यादा अधिक ज़ोर से धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है तीसरे चित्र में। तो यहाँ असंतुलित बल कार्य करता है और बक्सा जो है वह खिसकने लगता है। इसी प्रकार हम साइकिल का भी उदाहरण दे सकते हैं कि साइकिल चलाते हैं तो जब पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल की गति धीमी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। साइकिल को गति में रखने के लिए हमें फिर से पैडल चलाना पड़ता है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, तथा यह बिल्कुल गलत है। कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बल संतुलित होते हैं तथा वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता। अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है और उसकी गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक यह संतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। यह बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगी। ये बात हो गई हमारे चौथे सवाल की। तीसरे सवाल की 3 सवाल हो चुके हैं कि घर्षण बल किसे कहते हैं, संतुलित बल, असंतुलित बल की बातें हो गई। आगे के सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 हमारा है गति के विषय में गैलीलियो के विचार समझाइए। सवाल नंबर 4 है गति के विषय में गैलीलियो के विचार समझाइए। तो देखते हैं गैलीलियो के क्या विचार हैं। गैलीलियो के जो विचार हैं उसके पहले हमें इस चित्र को समझना है। ये जो चित्र हैं गैलीलियो ने प्रयोग किए थे, इसी के आधार पर ये जो हमें दिख रहा है ये चीज़ अगर नीचे की तरफ गिरेगी तो उसका वेग जो है या उसकी चाल जो है वह बढ़ेगा। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी तो वेग या चाल बढ़ेगी, लेकिन जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो उसका वेग या तो चाल जो है वह घटेगी। ठीक है, तो उसके बाद तीसरे चित्र में बताया गया है कि जब इसको ऊपर से नीचे की ओर डालते हैं तो ये अब जितनी ऊंचाई थी उतनी ही ऊंचाई प्राप्त करेगी। उसके बाद ये कोण जो है वो बढ़ाते जाते हैं, कोण धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं और शून्य कर देते हैं। तो क्या होता है इस प्रयोग में देखेंगे गैलीलियो ने क्या बताया है। तो वस्तु को किसी आनत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता
वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती हैं। उन्होंने देखा कि कांच की गोली आनत तल पर लुढ़कती हैं तो उसका वेग बढ़ता है, हमने अभी बात की थी। और जब यह कांच की गोली ऊपर की ओर चढ़ती हैं तो उसका वेग घटता है। और दोनों ओर से एक आदर्श घर्षण रहित आनत तल पर एक गोली स्थिर है। गैलीलियो ने तर्क किया कि जब गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है तब ढाल पर नीचे की ओर लुढ़केगी तथा दाईं ओर के आनत तल पर उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया था। यदि दोनों ओर के तलों के झुकाव समान है तो गोली उतनी ही दूरी चढ़ेगी जितनी दूर तक कि वह लुढ़की थी। अगर दाईं ओर के आनत तल के कोण को धीरे धीरे कम किया जाए तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी। अगर इस तल को क्षैतिज कर दिया जाए, तभी इस चित्र में हमने बताया कि इस तल को इस प्रकार क्षैतिज कर दिया जाए, यहाँ पे क्षैतिज कर दिया जाए तो अथवा तो ढाल को शून्य कर दिया जाए तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार चलती ही रहेगी। यहाँ गोली पर लगने वाला असंतुलित बल जो है वह शून्य है। इस प्रकार ज्ञात होता है कि गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होती है। लेकिन गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होती है लेकिन गोली की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती। वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। ऐसा गति के विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है और घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल का प्रयोग एवं समतल की सतह पर चिकना युक्त पदार्थ का लेप किया जाता है। यहाँ तक ये प्रश्न है हमारे पास। गैलीलियो के विचार खत्म हो गए। आगे के सवाल की ओर चलते हैं। 5वां सवाल हमारा था न्यूटन की गति का पहला नियम। 5वां सवाल था ये रहा, न्यूटन की गति का प्रथम नियम लिखकर समझाइए। तो न्यूटन की गति का पहला नियम हमारे पास है यहाँ पर। तो न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। 3 नियम बनाए थे न्यूटन ने, ठीक है। उसमें से पहले नियम की अभी बात करेंगे। इन नियमों को न्यूटन के गति के नियमों के नाम से जाना जाता है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम इस प्रकार है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। यह न्यूटन की गति का पहला नियम था। आगे चलते हैं। आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 6, जड़त्व किसे कहते हैं, विस्तार से समझाइए। जड़त्व के बारे में समझते हैं किसे कहते हैं। तो सभी वस्तुएं, पृथ्वी पर आने वाली सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं और किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को हम कहते हैं जड़त्व। और इसी जड़त्व के आधार पर न्यूटन की गति के पहले नियम को समझ सकते हैं। और न्यूटन की गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो उसे समझाते, विस्तार से समझाना है। किस प्रकार समझाएंगे देखते हैं। कुछ उदाहरण है हमारे पास कि किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभवों की व्याख्या
जड़त्व के नियम के द्वारा की जा सकती है। जैसे कि सीट के सापेक्ष हम तब तक विराम अवस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक न लगाई जाए। ब्रेक लगाने के तुरंत गाड़ी के साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है और अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे से लगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें सुरक्षा बेल्ट का उपयोग करना पड़ता है। यह सुरक्षा बेल्ट हमारे आगे बढ़ने की गति को धीमा करती हैं और इसके विपरीत वगैरह ठीक है वहाँ यहाँ। उसके बाद दूसरा एक और उदाहरण कि जब हम मोटर में खड़े होते हैं, मोटर बस में खड़े होते हैं और मोटर बस अचानक चल पड़ती है, तो इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि मोटर बस के अचानक गति में आ जाने से हमारा पैर जो मोटर बस के फर्श के संपर्क में था वह गति में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गति का विरोध करता है। तीसरा एक और उदाहरण है जड़त्व के लिए। जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं। इसे भी जड़त्व के नियम से समझा जा सकता है कि हमारा शरीर अपनी सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है, तब हम अपने शरीर को जड़त्व के कारण सीट पर एक और झुक जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जड़त्व की बात ख़त्म हो गई। 6 सवाल के जवाब हमें लिखने हैं और होमवर्क में 6 सवाल के जवाब नोटबुक में आपने अच्छे से लिख लीजिए। 6 सवाल हो गए हमारे पास। आज यहाँ तक अभ्यास करेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे भाग में।